Hello everyone, this is Pooja Chhabra and welcome to my channel Learning Zone। आज जो लेसन करने जा रहे हैं वो है बसंत भाग 2 का लेसन नंबर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित का मीनिंग होता है एस्टिमेट और व्यय का मीनिंग होता है खर्चा। तो जब आश्रम गांधी जी बनाना चाह रहे थे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, तो उस आश्रम को बनाने में कितना खर्चा आएगा उसका एक एस्टिमेट लगा रहे थे, एक लेखा जोखा तैयार कर रहे थे कि कोई भी चीज़ जब नए सिरे से शुरुआत की जाती है तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे, स्टार्टिंग में 40 लोग होंगे, कोई भी आश्रम वो बनाएंगे और ये संख्या बढ़ जाएगी, 50 हो सकती है कुछ समय के बाद। और हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना है कि गेस्ट भी वहाँ पर आएंगे। और उसमें से कुछ अतिथि कैसे आएंगे, सपरिवार आएंगे, विद फैमिली आएंगे। हो सकता है फैमिली में 3 लोग आएँ या 5 लोग आएँ, इसलिए उनको इतने स्थान की ज़रूरत भी होएगी, इतना उनको स्पेस भी चाहिए ताकि हर कोई वहाँ पर कंफर्टेबल रह सके। तो उनको ऐसा था कि जो परिवार वाले लोग हैं वो अपनी फैमिली के साथ एक कमरे में रह सकें, बाकी जो जितने भी संस्था के लोग थे वो एक साथ रहेंगे। इसको ध्यान में रख के उन्हें 3 रसोई घर होने चाहिए आश्रम में, और कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में सब लोगों के रहने के लायक जगह होनी चाहिए। कि अब कुछ फैमिलीज आ रही हैं, कुछ लोग पहले से रह रहे हैं, तो 3 रसोई घर तो होने ही चाहिए। और 50,000 वर्ग फुट स्क्वायर फीट इतनी जगह होनी चाहिए, 50,000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए ताकि सब लोग कंफर्टेबल रह सकें। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी होनी चाहिए, और उनके पास इतनी पुस्तकें वो चाहते थे कि सब लोग वो पुस्तकें पढ़ें, वहाँ रहें, वो पढ़ें और उसमें से जो नॉलेज है वो उनको मिले। और अलमारियाँ होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए। अब इतने लोग रहेंगे, इतने गेस्ट आएंगे, अगर सब कुछ बाज़ार से खरीदेंगे तो बहुत महंगा होगा, इसलिए और वो चाहते थे कि ज़मीन होनी चाहिए जिस पे वहीं के लोग, आश्रम के लोग ही खेती बाड़ी करें, अनाज उगाएं, फल सब्जियां, और उसी से ही आश्रम चले। और वैसे भी वो यही चाहते थे कि हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, यही उनका सपना था। और यही सपने को पूरा करने के लिए वो आश्रम खोलना चाह रहे थे ताकि सब लोगों को अपने अपने रोज़गार मिले। कम से कम 30 लोग काम कर सकें, इतने खेती के औजार भी चाहिए। 5 एकड़ ज़मीन होगी तो उस पर काम करने के लिए 30 लोग तो चाहिए ही, और उनको खेती करने के लिए उनको टूल्स चाहिए, औजार चाहिए, जिसमें से कोदालियाँ, फावड़े, खुरपों की ज़रूरत होगी। ये सब चीज़ें टूल्स होती हैं जो कि ज़मीन को खोदने के लिए, जोतने के लिए, बोने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इन सब टूल्स की ज़रूरत होती है। बढ़ई घर के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। बढ़ई मतलब जो फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का, कारपेंटर, उनके लिए 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटे हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सलानी, 4 केतियाँ, 4 बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ जिससे लकड़ी को काटा जाता है, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल, कीले छोटी बड़ी, 1 मोगरा मतलब लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। अब ये सारी चीज़ें अब खेती के लिए तो उनको एक हिसाब से किसान चाहिए, किसान मिल गए उनको 30। अब उनको इसके अलावा बढ़ई मतलब एक कारपेंटर चाहिए, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि आश्रम में लोग रहें तो वहाँ पर काम भी करें, कुछ लोग खेती करें, कुछ लोग चरखा चलाएं, चरखा काट के सूत बुने, ताकि आश्रम की कमाई भी होनी चाहिए और लोगों को एक नया काम सीखने के लिए भी आना चाहिए। अगर वो चरखा बाहर से खरीदेंगे, बाज़ार से खरीदेंगे तो बहुत पैसे लगेंगे, और अगर कारपेंटर ही आकर घर पर ये आश्रम में आकर ये सारी चीज़ें बना देगा तो वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम पड़ती है। तो ये सब चीज़ें भी चाहिए। मोची के औजार भी चाहिए, मतलब उनको एक मोची भी चाहिए कि आश्रम में कोई भी गेस्ट आता है या वहाँ के जो लोग हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हर चीज़ उनको अवेलेबल होनी चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, तो ये सारे सामान खरीदने में 5 रुपये, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, हमारी आज़ादी से बहुत पहले की बात, मतलब 1947 से भी पहले की बात है, 1947 से भी। तो उस टाइम 5 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी। और रसोई के सामान के लिए 150 रुपये खर्चा, मतलब 150 रुपये में 150 रुपीज़ में 3 रसोइयों का सामान आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं क्या वैल्यू थी उस टाइम पैसे की। स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। कोई कैसे आएगा, सामान भी होगा उनके पास, तो उसके लिए एक बैलगाड़ी चाहिए।
मैं खाने का खर्चा 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। तो अब खाने का अगर पर पर्सन भी एस्टिमेट लगाया जाए तो 10 रुपीज़ मंथली, 10 रुपये पूरे महीने का एक पर्सन का खर्चा होगा। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 50 लोगों का खर्चा 6,000 रुपये आएगा। और मैं नहीं समझता कि ये खर्च हम पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। अगर हम कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो प्रॉफिट, वो चीज़ उसी साल नहीं देती है, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट देगी। तो पहले साल तो वो बोल रहे हैं कि मैं इतना खर्चा किसी भी कीमत पे नहीं निकाल पाऊँगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। अब वो चाहते हैं कि अहमदाबाद के जो प्रमुख लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी ये इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि अहमदाबाद में आश्रम बने। अगर ऐसा हो तो अहमदाबाद में ऊपर बताया गया खर्चा सब उठाना चाहिए। अब अहमदाबाद वालों के लोगों की ही इच्छा है तो अब ड्यूटी भी उन्हीं की बनती है कि अगर वो चाहते हैं आश्रम बने तो खर्चा भी उन्हीं को उठाना चाहिए, यही उनकी ड्यूटी है। मेरी मांग तो ये है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन मकान सभी दे दी, बाकी सभी खर्चों को मैं कहीं और से दूसरी तरह से जुटा लूँगा। तो वो चाह रहे हैं कि अब आश्रम बनाना है और खेती वगैरह करनी है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए होगी। वो ज़मीन भी मुझे अहमदाबाद वाले लोग दे भी देते हैं और बाकी जो खर्चा है बाकी लोगों के खाने पीने का वो मैं कहीं और से भी अरेंज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। अब चूंकि विचार बदल गया इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अहमदाबाद वालों को इतना खर्चा तो उठाना ही चाहिए। अगर वो इतना बोझ नहीं उठा सकते, इतना खर्चे का बोझ नहीं उठा सकते तो जो खाने का इंतज़ाम है, जो 6,000 रुपीज़ है, वो फिर भी मैं कहीं और से अरेंज कर सकता हूँ। और हो सकता है कि जब ये मैं एस्टिमेट लगा रहा था, जब मैं ये लिस्ट तैयार कर रहा था तो कुछ मेन चीज़ें हो सकता है मुझसे रह भी गई हों, क्योंकि कई बार हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है और फिर बाद में हमें अचानक से याद आता है कि अरे वो तो लिखा ही नहीं। तो ऐसा वो भी कहने कि हो सकता है मुझसे भी कोई मेन चीज़ें रह गई हों। और मुझे यहाँ की स्थानीय स्थितियों की भी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ किस रेट में मिलती है, तो मेरे से इस जो एस्टिमेट लगाया है उसमें थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में इस तरह से खर्चा होगा, मतलब डिफरेंट क्या क्या चीज़ों पे मुझे कितना कितना पैसा चाहिए होगा वो ये इस प्रकार से होगा। किराया बंगले का या खेत की ज़मीन, जो भी वो बंगला लेंगे या खेत की ज़मीन लेंगे उसका किराया, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औज़ार, कारपेंटर के औज़ार, मोची के औज़ार, कोबलर को जो जो चीज़ें चाहिए उसके औज़ार, चौके का सामान मतलब रसोई घर का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जो भी गेस्ट आएंगे उनको सामान या उनको लेके आने के लिए 1 वर्ष के खर्चे का खाने का खर्चा 6,000। तो ये चीज़ें तो मिनिमम टू मिनिमम है कि इसके बिना तो गुजारा हो भी नहीं सकता। और मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औज़ारों की भी ज़रूरत होगी। लोहार जो लोहे की चीज़ें बनाता है और राजमिस्त्री की कोई जो भी वहाँ पे बिल्डिंग या कोई भवन या आश्रम की स्थापना करेंगे, कभी कोई दीवार बनानी है या कुछ बनाना है तो उसके लिए एक राजमिस्त्री की भी ज़रूरत होगी। किंतु इस हिसाब से मैंने उनके खर्चे और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने इन लोगों का खर्च का भी जो है वो मैंने एस्टिमेट नहीं लगाया है और वो मैंने इस लिस्ट में काउंट भी नहीं किया है। शिक्षण के सामान में भी 5-6 देशी हथकरघों की भी आवश्यकता होगी। जो शिक्षण के सामान में जो उनको शिक्षा देंगे उसमें हाथकरघों की भी आवश्यकता होगी, मतलब जो हाथ से बुनाई बढ़ाई करते हैं उनकी भी मुझे ज़रूरत होगी। इनका काउंट भी मैंने अपने इस खर्चे में नहीं किया है। और आपने देखा है ऊपर एक घरेलू सामान की लिस्ट दी गई है कि जिसमें उन्हें क्या क्या चाहिए। 10 आदमियों के लिए पतीलियाँ चाहिए, 40 आदमियों का खाना बन सके, पानी भरने के कलश चाहिए, मिट्टी के घड़े चाहिए, कढ़ाई चाहिए। और देखो उसमें उन्होंने बोला है कि 10 प्याले, 10 गिलास, 10 कटोरियाँ, मतलब अब 40 लोग तो मिनिमम है, फिर भी उन्होंने 10-10 लिखा है क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं कि कम से कम खर्चा, 10 लोग खाना खाएंगे, 10 लोग वो बर्तन धो देंगे, फिर वापस से बाकी लोग खाना खाएंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने कम से कम चीज़ों की जो उनकी अभी ज़रूरत थी वो उन्होंने इस घरेलू सामान की लिस्ट में उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।
Hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon also. Then you will get the notifications of new videos also. And if comfortable, share it also. Thank you.